नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। संसद में बजट सत्र चल रहा और देश भर में जो तमाम आर्थिक चुनौतियां हैं उसको लेकर पूरे देश में चर्चाएं इस वक्त जोर शोर पे चल रही हैं। और जिस प्रकार की चुनौतियां हैं उनमें से एक बड़ा पड़ाव हमारी जो तमाम सरकारी बैंकें हैं उसको भी लेकर कहा जा रहा है। जाहिर सी बात है, क्योंकि आज के दौर में जो हमारी सरकारी बैंकें हैं या कहा जाए जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो एक कठिन दौर से गुजर रही हैं। बैंकों की बड़ी संख्या में लोन डूब चुके हैं। नया लोन देने के लिए बैंकों को अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत है और फिलहाल वो इस पैसे की कमी महसूस कर रही हैं। इसके अलावा बाजार का माहौल भी बैंकों के इस चक्र को और तेज़ी से चला सके, इस प्रकार का माहौल फिलहाल बनने में थोड़ी सी वक्त लगने की ज़रूरत महसूस हो रही। तो जाहिर सी बात है, 2008 में विश्व में आई आर्थिक मंदी में भारत की व्यवस्था को बचाए रखने में जिन बैंकों ने बड़ा योगदान दिया था, आज क्या वो बड़ी वजह है कि इस दौर में बैंकों की जो बैलेंस शीट है वो गड़बड़ा गई है। इसी प्रकार की समस्याओं से निजात पाने के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए, सरकार क्या कुछ कोशिश कर सकती है, आरबीआई क्या कुछ कोशिश कर रही है और बैंकें अपने स्तर पर क्या कोशिश कर सकती है, इसको लेकर ज्ञान संगम का जो दूसरा चरण है वो इस वक्त गुड़गांव में चल रहा है। और इसके पहले चरण की शुरुआत पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र में की थी। तो जाहिर सी बात है, बहुत सी चीज़ों पे, बहुत मोर्चों पे कोशिश हो रही है कि बैंकों की बैलेंस शीट सुधर सके। क्या चुनौतियां हैं, कैसे आगे का रास्ता निकलता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेरे बाईं ओर बैठे हुए डॉक्टर RM मल्ला साहब, आपका बहुत स्वागत है। आप फॉर्मर CMD हैं IDBI बैंक के और बैंकों में किस प्रकार की चुनौतियां वर्तमान में उसका एक बड़ा सा अनुभव लेकर आप हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरे खास मेहमान हैं हमारे साथ डॉक्टर NC महेश्वरी साहब हैं, आप प्रेसिडेंट हैं ANMI और वित्तीय मामलों को बेहतरी से समझते हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और तीसरे खास मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर गौरव वल्लभ, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, समझते हैं कि आखिर कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। मल्ला साहब, शुरुआत आपसे। आपको लगता है कि जिस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि साहब NPA बैंक्स का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पब्लिक सेक्टर बैंक एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है, क्या सच में इतनी बड़ी समस्या है या शायद इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, या हमको अब सर्जरी जैसी चीज़ों की ज़रूरत, जिसके बारे में कुछ विशेषज्ञ कह भी रहे हैं कि बैंकों को शायद एक ऐसी समस्या से निकलने के लिए बड़ी सर्जरी चाहिए? ये देखिए, जो जहाँ तक NPA का सवाल है, NPA होता क्या है? अगर किसी बोरोवर ने लोन लिया और 90वें दिन तक वो इंटरेस्ट या प्रिंसिपल ना दे पाए तो उसको NPA बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसा डूब गया है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को देखें, देश की अवस्था को देखें, तो जो हमारी ग्रोथ हो रही थी उसमें थोड़ा डिक्लाइन आया है। तो कई ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, जो पूरी दुनिया से प्रभावित होते हैं, डिमांड से प्रभावित होते हैं, वो थोड़े धीरे चल रहे हैं। तो इसकी वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं एज ए परसेंटेज थोड़े बड़े हैं। मगर ये कहना कि वो खराब हो गए, वो पैसे रिकवर नहीं होंगे, मैं ऐसी बात को नहीं मानता। ये एक तात्कालिक समस्या की तरीके से आप देख रहे हैं और लॉन्ग टर्म में शायद इससे हम उबर भी सकते हैं। हाँ, बट एक बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि जो रिजर्व बैंक ने और बैंकों ने आपस में ये माना है कि हमें ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जो अगर पैसा टाइम पे नहीं मिला उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो वो रिकॉग्निशन हो गया, जिसकी वजह से NPA थोड़े से बड़े हैं। जी महेश जी, आपको लगता है कि ये जो NPA या अन्य जो समस्या बैंकों की वर्तमान में है, ये तात्कालिक ज़्यादा है और लॉन्ग टर्म के लिहाज से कम है, और आने वाले समय में हमारी बैंक्स बेहतर कर पाएंगे और अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूमेगा? देखिए, मेरा मानना ये है, जो इशू ऑफ NPA है, इट इज़ मोर इशू ऑफ अकाउंटिंग। ये जो हमारी अकाउंटिंग का है उसका इशू है, ना कि अकाउंटिंग ऑफ सोलवेंसी। सोलवेंसी का इशू नहीं है, जैसा अभी मल्ला साहब जी ने बताया। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? बिकॉज हमने एक अकाउंटिंग स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया, क्या वो हमारे इंडियन सिस्टम के अनुकूल था या नहीं था? अगर था तो क्या वो वर्ल्ड इकोनॉमी के अनुकूल है या नहीं है? जो हमने बेसल 2 को अडॉप्ट करने की बात हुई, बेसल 3 को अडॉप्ट करने की बात हुई, वर्ल्ड ओवर कहीं पे भी गवर्नमेंट की इतनी ज्यादा भागीदारी है ही नहीं। हमारे को गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट है, तो शायद हमें जो बेसल 2 या 3 को अडॉप्ट किया गया उसको विद मॉडिफिकेशंस ही अडॉप्ट करना चाहिए था। आई थिंक ये मोर और लेस इशू ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है गौरव, आपको क्या लगता है कि इन दोनों बातों के बीच में ये मुद्दा आखिर ठहरता कहाँ जाके? क्योंकि अगर हम एक आम व्यक्ति के लिहाज से कहें, वो NPA कहे या अकाउंटिंग की बात करें, बहुत चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन मोटे तौर पे ये समस्या क्या है, कहाँ पे खड़ी आप इसको देख रहे हैं और कैसे आगे का रास्ता निकलता है? देखिए, 5 सेक्टर है जिसके अंदर पूरे बैंकिंग, अपने भारत की पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री का 51%, जो कि सो कॉल्ड NPA, मैं उस पर अभी अपनी कोई विस्तार पे भी नहीं जाता। हाँ, तो वो 51% 5 सेक्टर पे है। वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो है टेक्सटाइल, वो है पावर,
अब ये जो सेक्टर्स हैं, ये सेक्टर्स किसी भी देश की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इनको आप इग्नोर कर नहीं सकते। ठीक। और इन सेक्टर्स में ग्लोबल इम्पैक्ट है, जैसे स्टील। अब स्टील सेक्टर में ग्लोबली इतना कमोडिटी प्राइसेस जिस तरह से गिर रही है, तो ये कोई हमारे देश की स्टील इंडस्ट्री खराब नहीं हुई। अब वो कह रहे हैं कि इतनी जबरदस्त धड़ल्ले से कीमतें गिर रही है स्टील की, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डिमांड नहीं जनरेट हो पा रही है, तो निश्चित रूप से हमारी जो एनपीए, जिसको मैं अब एनपीए की जगह कहता हूं कि जो थोड़ा जिसने डिफॉल्ट कर दिया और दिनों का या महीनों का या सालों का, तो उनके डिफॉल्ट उन्होंने अपने दिनों का किया है और ये तादाद बढ़ी है। और इस चीज को हम इतना लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि इस गवर्नमेंट का पूरा फोकस वापस इंफ्रास्ट्रक्चर के पहिए को आगे बढ़ाना है, मेक इन इंडिया या डिजिटल इंडिया या स्मार्ट सिटी, क्योंकि सारी चीजें सरकार के बजट के एलोकेशन से नहीं हो सकती। सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था के बिना वो चीजें हम डबल डिजिट ग्रोथ या 9% की ग्रोथ या 8% की ग्रोथ को नहीं पा सकते। तो इसको टैकल करने की बहुत जरूरत है। और इसमें मेरा ये मानना है, जस्ट 10 सेकेंड में अपनी बात समाप्त करता हूं, कि अब इसमें गवर्नमेंट को जो स्कीम है कि भाई 30,000 करोड़ एलोकेट किया, 40,000 करोड़, इसको एक साथ शूट करना पड़ेगा। अच्छा। ये पीसमल काम नहीं होगा। एक मुश्त देने की जरूरत है और उनको रिवाइवल करने की बात। क्लीन द बैलेंस शीट। ठीक है, क्लीन द बैलेंस शीट एक तरीके से। मतलब आपको लगता है कि जिस बात का जिक्र गौरव ने कहा कि कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे 51% के आसपास एनपीए जैसी समस्या, भले ही वो तात्कालिक है, लॉन्ग टर्म में, क्या हमारे बैंकिंग सिस्टम में इस प्रकार का मैकेनिज्म है या हमें उसकी जरूरत है कि जिस भी प्रकार की लोनिंग या लैंडिंग करते समय वो देखे कि आखिर किस चीजों के लिए हम लोन दे रहे हैं, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट किस तरीके का है? क्या इस प्रकार के मैकेनिज्म की भी जरूरत है या होता है? ये बिल्कुल होता है। कोई भी बैंक लोन देने से पहले एक डिटेल्ड ड्यू डिलिजेंस करता है, जो फ्यूचर को देख के होता है। बट वो फ्यूचर को देखने के लिए क्या चीजें होती हैं कि दुनिया में इस प्रोडक्ट की क्या डिमांड होने वाली है, हमारे देश में क्या डिमांड होने वाली है, टेक्नोलॉजी क्या ठीक है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा। डिटेल्ड ड्यू डिलिजेंस हर बैंक करता है, बट उसके अंदर कुछ परसेंटेज एनपीए होना तो स्वाभाविक होता है। ठीक है, लेकिन क्या अगर प्रोफेशनली इस काम को करने में कहीं ज्यादा गुंजाइश नजर आपको आ रही, जिसलिए इतना ज्यादा कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में ये एनपीए देखने को मिल रहा है? नहीं, सेक्टर्स तो जैसा बताया अभी हमने जिक्र किया 3-4 सेक्टर्स का, कि अगर पावर की डिमांड कम हुई या कोयले के जो खाने थी वो कैंसिल हो गई, स्पेक्ट्रम कैंसिल हो गए, वो सब ऐसी चीजें हैं जो किसी भी बैंक के हाथ में नहीं, प्रमोटर के हाथ में भी नहीं। मगर आप अगर कुछ साल पहले जाएं, उस टाइम एनपीए हमारे देश में 10 से 12% भी हो गए थे, जो धीरे धीरे कम होते होते 1% से कम हो गए। मगर मैं अब इस स्टेज में एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर जो बैंक सरकार या पब्लिक एट लार्ज ओन करती है, इस टाइम बहुत जरूरी है कि हमें इंडस्ट्री का साथ लेना है। ये बड़ी इजीली बोल देना है कि आप लोन्स को रिकॉल कर लो, फैक्ट्रियां बंद कर दो, हजारों लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। और मेरे हिसाब से इस स्टेज में अगर मोटा मोटी हम ये माने कि 4-4.25 लाख के अगर एनपीए हैं और जिनके अंदर मुझे लगता है मोटा मोटी 50% के करीब प्रोविजन हो चुका होगा, तो 2 लाख करोड़। मैं तो चाहूंगा कि इस स्टेज में एक ऐसी भारत सरकार एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाए जैसे कि दुनिया में हुआ है, और ये 1 लाख करोड़ के लोन बैंकों से खरीद के उनको फिर अलग से हैंडल करे। इससे एक तो कैश न्यूट्रल ट्रांजैक्शन होगा, वो भारत को, एक सरकार को उसमें इक्विटी नहीं देनी पड़ेगी, और वो ऑर्गेनाइजेशन इन 1 लाख करोड़ के लोन जिनकी की प्रिंसिपल वैल्यू 2 लाख करोड़ होगी, बड़े आराम से उन कंपनीज को, उन प्रमोटर्स को, अगर वो अच्छे लोग हैं उनको मदद किया जाए, अगर वो अच्छे लोग नहीं हैं तो उनको प्रमोटर्स को चेंज किया जाए। ऐसा कुछ डिसीजन होना चाहिए। एक बहुत बड़े बदलाव का जिक्र आप एक तरीके से कर रहे हैं महेश्वरी। आपको लगता है कि भारत सरकार की ओर से इस प्रकार की समस्याओं को एड्रेस करने के लिए तमाम कोशिशें की गई, चाहे हम पिछले साल से लेकर अभी तक हम ज्ञान संगम 2 तक आ गए हैं पहले से लेके, इसके अलावा इंद्रधनुष से तमाम फोकस एरिया एक तरीके से डिसाइड किए गए, स्पेशली 7 सेक्टर्स पर फोकस है, किस तरह से काम करना है। इसके अलावा हमने देखा कि कैपिटल को और ज्यादा देने की बात की, बजट में भी एलोकेशन की बात की गई है, प्लस आरबीआई ने कुछ अपने नॉर्म्स के, कुल मिला के अभी हम हालिया देखें तो लगभग 60,000 करोड़ रुपए एलोकेशन हमें बैंकों को मिलता नजर आ रहा है। आपको लगता है कि इस प्रकार के मेजर से भी एक बड़ा राहत इस पूरे सेक्टर को मिलेगी? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और हम इससे पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन अगर हम इसको स्ट्रक्चरिंग की बात करें कि प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई, क्योंकि अगर हम इसको एक वन टाइम बात करें कि आज जो एनपीए है और हमने उसको समहाउ रिकवर कर दिया, चाहे एक्स्ट्रा कैपिटल देके या एआरसी को ट्रांसफर करके,
व्हाट इज द श्योरिटी कि कल ये दोबारा एनपीए नहीं होंगे? हमारे पीएसयू में एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। आई थिंक हमको उस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा। जिस समय बैंक नेशनलाइज हुए 70s में, उस समय उनका बहुत जो लो लेवल के ब्रांच थे, किसी की 100 ब्रांचें थी, 500 थी, 700 थी। आज 50 साल के बाद रफली किसी की 4000 ब्रांच है, किसी की 5000 ब्रांच है, 6000। आज जो टाइम है, आज वो स्पेशलाइजेशन का है, जो कि हमने देखने को लगा कि पीएसयू में वो चीज नहीं आ रही है। अगर आज आप प्राइवेट सेक्टर से बात करें, आज हमारे यहाँ जो एक लोन ऑफिसर है, सुबह वो एनिमल हस्बेंड्री के लोन कर रहा है, मे बी 3 महीने बाद वो कैपिटल फाइनेंसिंग ब्रांच को देख रहा है, 2 महीने बाद वो रिकवरी को समझता ही नहीं है, रिकवरी में पोस्टिंग हो जाती है। ठीक है। कोई हमारे पास एक टॉप प्रोफेशनल नहीं है जिस तरह की सर्विसेज और है। अगर आज हमारे पास 20 नेशनलाइज बैंक हैं, तो आज हम बैंक की एक स्पेशलाइज सर्विसेज क्यों नहीं रख पाते? हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन को विकास करने की कोई नीति नहीं है कि ये जो बैंक चल रहा है इसको आगे किसने मैनेज करना है। दैट इज फर्स्ट थिंग। ठीक है। दूसरी, जहां तक ऑपरेशन में जो सबसे बड़ी बात है, आज हमारा जो डिफरेंस है बिटवीन डिपॉजिट एंड लोन, वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हम उस ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? जब तक हम वो नहीं कर पाएंगे तो अगली बार भी हमारे पास प्रॉफिट नहीं होगा। आज अगर हम उसी लोन बेस पे बात करें, आप एक प्राइवेट सेक्टर के बैंक को मिलाइए और एक पीएसयू को बैंक को मिलाइए, अगर जिसका आइडल साइज और द ऑलमोस्ट द सेम साइज, हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर का जो प्रॉफिट है वो हमारे पीएसयू से कम 2 से 3 गुना, कई केसों में 4 गुना। आंकड़े इस बात को कहते हैं। ठीक बात है। तो उसमें 2 चीज है, एक तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट पीएसयू की बहुत ज्यादा है, दूसरा जो नॉन फंड बिजनेस है, जिसको हम एग्रेसिव बिजनेस पोस्चर कहते हैं, बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। जो पीएसयू का स्ट्रक्चर है उसमें पता है कि आपको इस लेवल पे ये परमिशन लेनी है, यहाँ नहीं लेनी, वो करना है, क्या करना है। अगर हम मान के चले, आज जो लोन डिसबर्समेंट था, अगर हम पीएसयू के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें 2 क्राइटेरिया थे, या तो अंडर प्रेशर थे या अंडर सम एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर थे। हमने कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया कि इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, इंडस्ट्री की डिमांड को हमें कैसे करना। लाइक पावर सेक्टर की बात करें, आज पीएसयू ने 2 लाख करोड़ रुपए खाली पावर सेक्टर को देखें, कभी हमने कंसोलिडेटेड व्यू ही नहीं लिया कि हमारे को पावर सेक्टर में कितने फंड की जरूरत है। ठीक है। एक समस्या को समग्र तरीके से देखने का जिक्र आप कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इकोनॉमिक सर्वे का जिक्र करें, जिस बात का जिक्र महेश्वरी साहब कर रहे हैं, तो 4R पे कहीं ना कहीं गौरव इसका जोर आता नजर आ रहा है। इसमें पहला रिकग्नाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स को है, अगला रिकैपिटलाइजेशन है, रिसोल्यूशन है और रिफॉर्म्स की बात है। तो जो पहली बात जो महेश्वरी साहब कह रहे हैं कि समस्याओं को समझना, क्या हम अब ज्ञान संगम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे बड़ा बृहद स्तर पे मंथन चल रहा है, क्या हम वास्तविक जमीनी सच्चाइयों को बेहतर तरीके से समझ के काम कर रहे हैं आगे, या अभी भी हमारी उस समझ के दायरे को बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, अभी हम बात कर रहे थे और जो आपका प्रश्न है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर्सेस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एनपीएस का परसेंटेज ज़्यादा है। उसका कारण हमारे मित्र ने बताया, कुछ हद तक वो ठीक भी है, पर बेसिक रीज़न क्या है? बेसिक रीज़न ये है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की जो क्रेडिट है, मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिट तो रिटेल हो जाती है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एनपीए लेस रहता है। अब पब्लिक सेक्टर बैंक से बचे जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो स्टील या जो पावर या जो बड़े एक्सपोजर्स, वो ही दे सकते हैं और वो ही ग्रोथ के मोमेंटम को आगे बढ़ाते हैं। 70% के आसपास उनका कंट्रीब्यूशन भी है। इसको क्रिटिसाइज करना कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में प्रोफेशनलिज्म की कमी है, एक बल्कि वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी ज्यादा निभा रहे हैं। निभाना ही पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट के मैंडेट को, गवर्नमेंट की पॉलिसी को, गवर्नमेंट के ग्रोथ मैंडेट को और बड़े लोन, बड़े एक्सपोजर उनको देने ही पड़ेंगे। तो मेरा ये मानना है कि अनप्रोफेशनलिज्म एट पब्लिक सेक्टर बैंक इज नॉट द मेजर रीजन, पहली बात। तो ये तो आई रिफॉर्म की बात। दूसरा, आप 4Rs की बात कर रहे हो। एक और बात बताता हूं कि मेजर जो प्रॉब्लम है बैंकिंग इंडस्ट्री की है वो है डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स को यूज करने का समय आ चुका है। जो बातें आपने बताई कि भाई हम मैक्रो व्यू ले ही नहीं पाते हैं कि भाई स्टील इंडस्ट्री को कितना चले गया, वो क्यों नहीं है? क्योंकि डाटा एनालिटिक्स बैंकिंग इंडस्ट्री में इतना मजबूत अभी तक हुआ ही नहीं है कि एक ब्रांच जो कि एक्सपोजर दे रहा है उसको ये पता चल जाए कि टोटल एक्सपोजर इस इंडस्ट्री में कितना है बैंकिंग इंडस्ट्री का। लेकिन शायद इस प्रकार का जिक्र बजट में कहा गया, कुछ करने के लिए कहा गया। तीसरा मेजर है, आपने बोला रिकॉग्निशन। इस बजट स्पीच में
वित्त मंत्री ने एक स्टेटमेंट में बोला है बजट स्पीच में कि वी विल रिड्यूस द इंटरफेरेंस इन द क्रेडिट डिसीजंस ऑफ द बैंक्स। और ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और जो बातें चल रही है, और बैंक ब्यूरो, आप इंद्रधनुष और ज्ञान संगम की बात तो कर रहे हैं, पर बैंक ब्यूरो भी एक बहुत बड़ा कदम है। ठीक है, मैं इस मुद्दे पे आने वाला था, आपने पहले उठा लिया। बैंक ब्यूरो की आप जो बात करें, आपको लगता है कि ये भी बहुत बड़ा जरूरत है? मल्ला साहब आपसे समझ, क्योंकि आप एक सीएमडी के ओहदे से अपनी सेवाएं दे चुके हैं, आपको लगता है कि नियुक्तियों को लेकर और उसमें पारदर्शिता को लेकर और कामकाज को लेकर अभी बीते समय में कई सवाल खड़े हुए हैं, इस प्रकार की व्यवस्था क्या बेहद जरूरी थी, जिसको कि बैंक बोर्ड ब्यूरो गठित किया गया, विनोद राय साहब उसके प्रमुख के तौर पर नियुक्त होंगे और 1 अप्रैल से अब आज खबर आ रही वो काम भी करना शुरू कर देगा? नहीं, बिल्कुल ठीक है। होता क्या था कि मैं ये नहीं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा सरकार को, सरकार की पहले भी जो डिसीजन मेकिंग थी, मुझे उम्मीद है कि वो बड़ी ट्रांसपेरेंट रही होगी, तभी हम लोग चेयरमैन बने थे, अदरवाइज हमें तो कोई जानता भी नहीं था। जी। तो मगर एक कंसिस्टेंसी और एक क्लैरिटी के लिए जो पिछले ज्ञान संगम में आपने 7 पॉइंट्स का जिक्र किया, जिसमें सबसे पहला पॉइंट था गवर्नेंस के ऊपर, तो ग्लोबली ये देखा गया है कि चेयरमैन और सीईओ अगर ये पोस्ट अलग हो तो ये बहुत अच्छा रहता है बैंक का, तो वो डिसीजन ले लिया गया है। वो पहले ही सरकार ने पहली बार ऐसा डिसीजन लिया है। सेकंड, उसमें डिसीजन था कि सरकार के अंदर भी लोग चेंज होते रहते हैं, तो एक कंटिन्यूटी के लिए एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाया जाए, और मुझे बड़ी खुशी है कि ये बोर्ड बन चुका है और जो उनके मेंबर्स हैं वो बहुत ही एमिनेंट और बहुत ही अच्छे लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब जो बैंकों में सीईओज और चेयरमैन की सिलेक्शन होगी वो बड़ी सोच समझ के की जाएगी, तो ये बड़ी अच्छी एक कदम हुआ है। और जहां तक कैपिटलाइजेशन का सवाल है, थर्ड पॉइंट जो इसका था, उसके अंदर भारत सरकार ने अभी से बता दिया है कि अगले 5 साल में वो कितनी कैपिटल देंगे, 70,000 करोड़, और उसमें ये भी जिक्र किया हुआ है कि लगभग 1 लाख करोड़ बैंक खुद लेंगे। एक चौथा पॉइंट जो शायद ज्यादा जिक्र नहीं हुआ है वो है कंसोलिडेशन का। ये मेरा पर्सनल मानना है कि एक ही ओनर भारत सरकार एक 20 या 22 कंपीटिंग बैंक्स चला रहा है। अब आप इसमें एग्जांपल देखिए इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस में भारत सरकार की एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, जो इतने कंपटीशन होने के बाद भी आज 70 से 72% का बिजनेस कर रही है। तो मेरा तो मैं ये मानना है कि ये जो 28 या 26 बैंक हैं, इनमें कंसोलिडेशन होना चाहिए, क्योंकि इनमें अननेसेसरी कंपटीशन है। एक ही गली में 4 पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं जो आपस में कम्पीट कर रहे हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ती है। ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के डिसीजन, ये बैंकिंग बोर्ड ब्यूरो जो बनेगा वो इस तरह के डिसीजन लेगा। और ओवरऑल बेसिस में जो देख रहा हूं मैं, जो आजकल हो रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले कुछ साल बैंकिंग के लिए, भारत सरकार के पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के लिए बड़े उज्जवल साल होने वाले। जी महेश्वर जी, आपको लगता है कि जिस प्रकार की जरूरतों का जिक्र मल्ला साहब कर रहे हैं कि किस तरीके से बहुत कुछ बड़ा स्ट्रक्चरल चेंजेस कहीं ना कहीं इस पूरे सेक्टर की जरूरत है, और अगर बीते कई सालों में कुछ कमियां खामियां हमें सिस्टमेटिक तरीके से हमारे सिस्टम में इन्वॉल्व हो गई हैं, तो उसकी पूरी ओवरऑलिंग की जरूरत है? आपको लगता है कि इस प्रकार के मर्जर बैंकों के साथ में आपस में जो स्पेशली PSUs वगैरह हैं, बेहतर कम्पिटिटिव माहौल दे पाएंगे अगर ऐसा किया जाए तो? देखिए, हमारे पास आज वर्ल्ड माहौल का जो वर्ल्ड का स्टेटस है उसके हिसाब से कोई बैंक नहीं है। अगर हम स्टेट बैंक की भी तुलना करें तो अगर हम वर्ल्ड के टॉप 20, 30, 50 की बात करें तो शायद स्टेट बैंक का भी नाम नहीं है। नंबर ऑफ ब्रांचेस में हम बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज हमारी छोटी छोटी बहुत ब्रांच है। अब हमें टेक्नोलॉजी बेस्ड ब्रांच बनानी है। मैं इसमें 2 मुद्दे और लेना चाहूंगा। एक तो जो फाइनेंसिंग की बात है, जहां हम अपने बैड डेट्स को या NPA को ARC को ट्रांसफर करने की बात कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। गवर्नमेंट उसको जितना डिले कर रही है, ये इन्फ्यूजन से कुछ नहीं होगा, बिकॉज जो आज 4 लाख करोड़ की फिगर है वो एज ऑन टुडे है। आज हम उसको समझ रहे हैं तो अगले साल फिर होने वाला है। फिर उस 50,000 करोड़ का क्या करेंगे? उसके अगले साल जो 50,000 करोड़ होगा उसका क्या करेंगे? हमें आज ARC को कंस्ट्रक्शन कंपनीज को लाना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट ने शायद डिसाइड भी किया है कि उसमें 100% FDI भी देंगे एक लेवल पर। दूसरा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चॉइस है कि हमें अपनी एसेट्स को मोनेटाइज करनी है, जो कि एसेट्स को मोनेटाइजेशन का जो इशू है समहाउ वो अटेंशन से दूर हो गया है। हमने बैंकों के सेक्टर्स में इतना देखा है कि लाइक किसी बैंक ने एक एसेट्स ली मात्र 5 लाख रुपए में 1950 में, आज उसकी वैल्यू मे बी 100 करोड़ रुपए है, मे बी 200 करोड़ रुपए है। आज अगर हम उसको करंट वैल्यू पे ARC को ही शिफ्ट कर दें तो जो आज सो कॉल्ड जो मार्केट नर्वसनेस है, अगर आप देखें जब से बैंक की NPA की बात आई है, जो हमारा बैंकिंग इंडेक्स है उसमें 20-25% के करीब का डाउनफॉल आ गया विद इन 3 मंथ्स। क्योंकि लोगों को लगता है अगर हमारी बैंकिंग अर्थव्यवस्था जो भी है अगर वही सुदृढ़ नहीं है तो भारत का कैसे निर्माण होगा?
हमें ये बताना है कि ये जो एसेट्स है इतना लॉस नहीं है। अगर हम उन्हीं एसेट्स को मोनेटाइज कर दें तो एआरसी पे इतना भार पड़ने वाला नहीं है। मुझे लगता है अगर हम प्रॉपर प्लानिंग बनाएं तो शायद ये 50,000 करोड़ रुपए से ही काम हो जाएगा। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो बैंकिंग बोर्ड की बात हुई है, वो खाली सर्विसेज, खाली अपॉइंटमेंट से संबंधित ना रहे, वो काफी चीजों को जहां पे हमें टेक्निकल इंटीग्रेशन की जरूरत है। आज आप बैंक की बात करते हैं, अगर हमारे पास 22 बैंक हैं, 22 बैंकों के जो सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर है, प्रोबेबली दे डोंट टॉक टू ईच अदर। उनका सॉफ्टवेयर अलग है, उसका सॉफ्टवेयर अलग है। आज कंसोलिडेशन की बात करें, आज हम बैंक के मर्जर की अगर बात करते हैं तो बैंक में मर्जर इसीलिए नहीं हो सकता बिकॉज उसकी बैलेंस शीट उसके साथ क्लब ही नहीं हो सकती। उसका ब्रांच का बहुत कदम, हमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के लिए भी एक एक्सपर्ट को रखना पड़ेगा। और जैसा इन्होंने कहा कि डाटा सिंथेटिक एंड एनालिटिक, जो बैंकिंग बोर्ड का मेन काम है वो यही होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जब तक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होगी हम इसको आगे काम को नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है गौरव, आपको लगता है कि कई इनिशिएटिव सरकार की ओर से या आरबीआई की ओर से लिए गए, एसेट रिव्यू की बात भी की गई है, किस तरह से क्वार्टरली हमको रिव्यू करना है। इसके अलावा भारत का जो बैंकिंग सेक्टर है उसकी जितनी बड़ी पहुंच है उसके आधार पर कहा जा रहा है कि 2025 तक ये विश्व के तीसरे सबसे बड़े सेक्टर के तौर पर बन के उभर सकता है। लेकिन विश्व स्तरीय बैंकिंग सेवाएं हम दे पाए, इसके लिए टेक्निकली अपग्रेडेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसमें स्पेशली पीएसयूज काफी पीछे नजर आते हैं। आपको लगता है कि इस मोर्चे पे ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि टेक्नोलॉजिकली हमारे बैंक विश्व के दूसरे बैंकों से अब पीछे नहीं रहे, लेकिन कदम ताल करते हुए थोड़ा वक्त लिया ना। और पीएसयूज भी आज जिस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं आर्यन, वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, पर उसको और आगे ले जाने की जरूरत है। और मैं आपको बोल रहा हूं कि इसमें जो भी स्ट्रेस्ड एसेट या एनपीए या लॉस एसेट जो भी नाम दे, उसको आपको एक साथ हटाना पड़ेगा। कारण क्या कि अब सरकार बोल रही है कि हम इतना डालेंगे और फिर इतना प्राइवेट पार्टीज इक्विटी पार्टिसिपेशन से आएगा। तो जब तक आप अपना फुल अमाउंट नहीं डालोगे तो उस बैंक की बैलेंस शीट में सुदृढ़ता आएगी नहीं। सुदृढ़ता आएगी नहीं तो दूसरा पार्टी पैसा डालेगा नहीं। एक तो ये कारण। दूसरा, मैंने पहले भी आपको बोला कि अब बैंकिंग इंडस्ट्री एक कॉन्सेप्ट था कि बैंकिंग जो ब्रांचेज है वो अपनी फी बेस्ड इनकम पे काम करे। तो नियमित रूप से पिछले 10 सालों में फी बेस्ड इनकम हर बैंक की परसेंटेज ऑफ इनकम बढ़ी है। और लास्ट एक पॉइंट बताता हूं कि हम ये 4 लाख 3 लाख 2 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। आप देखिए कि जब भी बेल आउट हुए जिन जिन देशों में, भले वो यूएस हो, हालांकि हम बेल आउट नहीं है, ये तो एक पार्शियल चीज है, वहां पे 6.5% ऑफ जीडीपी सरकारों ने कंट्रीब्यूट किया बैंकों में। हमारे लिए तो ये 2 लाख करोड़ भी 0.5% ऑफ जीडीपी है। इसीलिए हमारे बैंकिंग सिस्टम के जो फंडामेंटल्स हैं वो बड़ा स्ट्रांग है, कहा जाता है। और मेरा ये मानना है कि सारी गवर्नमेंट की जितनी भी महत्वाकांक्षी स्कीम्स है वो जब ही हो सकती है जब, मैं बैंक नहीं बोल रहा हूं, यहां बोल रहा हूं पब्लिक सेक्टर बैंक सुदृढ़ होंगे, क्योंकि इन लॉन्ग टर्म एक्सपोजर, बड़े एक्सपोजर, रिस्की बिजनेसेस में एक्सपोजर पब्लिक सेक्टर बैंक ही दे सकते हैं। रिटेल जो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो कि रिटेल सेक्टर को फोकस करते हैं वो शायद उसमें इतना इंटरेस्ट ना ले। ठीक है मल्ला साहब, आपको लगता है कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिहाज से गवर्नमेंट की तमाम चीज़ों, सब चीज़ों पे काम कर रहे हैं, तमाम बैंकों की प्रायोरिटीज़ भी रहती हैं सब चीज़ों को, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो एक्सपीरियंस हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उसको अगर हम देखें, आपको लगता है कि क्या और बड़ी चीज़ें हम अडॉप्ट कर सकते हैं, या ये वो वक्त है कि आज हम जिन चीज़ों पर काम शुरू करेंगे तो एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से हम अपनी बैंकिंग सेक्टर के फंडामेंटल्स को और मजबूत कर पाएंगे? देखिए, काम तो हर तरफ हो रहा है। जो हर नेक्स्ट जनरेशन है वो पुरानी जनरेशन से ज्यादा स्मार्ट है, एंड ऑब्वियसली जो आज बैंक में लोग हैं वो हम लोगों से काफी स्मार्ट हैं। टेक्नोलॉजी का काफी यूज हो रहा है और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जो जनरेशन अब काम कर रही है, जो जनरेशन अब बैंकों में आएगी, दे विल डू फार बेटर एंड दे विल डू फार बेटर। बट इसके अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत महत्व है। फॉर एग्जाम्पल, एक सवाल उठा था डाटा एनालिटिक्स का। दुनिया के अंदर हर बैंक की कोशिश करता है कि वो एक कस्टमर के साथ जब डील करता है तो उसको कितनी प्रोडक्ट्स बेच सकता है। इंडिया का एवरेज है लगभग 1.5 का, मगर दुनिया के अंदर ऐसे बैंक भी हैं जो एक ही कस्टमर को 6-6, 7-7 प्रोडक्ट बेच सकते हैं। जिसका मतलब न सिर्फ सेविंग्स बैंक, हाउसिंग लोन, कार लोन, इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, लॉकर फैसिलिटी, इस तरह की सब चीजें। और वो पता कैसे लगता है? टेक्नोलॉजी से जी। उसमें सारे बैंक काम कर रहे हैं। और जहां तक ये सवाल है कॉस्ट का, तो कॉस्ट तो मिनिमाइज तभी होगी जब हम
ऐसे बैंक अब पैदा करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि रिजर्व बैंक ने ये माना है कि अब स्पेशलाइज्ड बैंक्स का जमाना आ गया है। हर बैंक की एक निश हुआ करती थी। कोई बैंक है जो एग्रीकल्चर को समझता है, कोई बैंक इंडस्ट्री को समझता है, कोई बैंक हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर को समझे। और मैं रिजर्व बैंक का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने स्पेशलाइज्ड बैंकिंग लाइसेंस देने शुरू किए हैं, स्मॉल बैंक्स के लाइसेंस दिए हैं। इसी तरह से हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के लाइसेंस आएंगे। वो स्पेशलाइजेशन का एक दौर वो की जो ओर आगे बढ़ने स्पेशलाइजेशन की का दौर जरूरत होगा, है। जिससे कि बैंकिंग सिस्टम ओवरऑल बहुत बढ़ेगा। और मैं तो बैंकिंग का फ्यूचर बहुत अच्छा मान रहा हूँ। एक आखिरी कमेंट छोटा सा आपसे जाएंगे कि आपको लगता है कि बेसल 3 नॉर्म्स को लेके हम 2019 तक हमको आगे जाना, उसके लिए जितनी बैंकों को खुद से रेवेन्यू जनरेट करना है अपने एसेट्स को लेकर, जिस तरह से चीजें, आपको लगता है कि अब वो उस दौर के लिहाज से उतना प्रोफेशनली काम करने के लिए तैयार हैं बैंक्स हमारी? देखिए, दो चीजें इसमें, एक तो वो नंबर एक तो तैयार है या नहीं है, उनको तैयार होना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज ए इंटरनेशनल कमिटमेंट। तो उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और उसको पैसे करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए जो मोनेटाइजेशन हमने एसेट्स की बात की वो बहुत अच्छा है। और अगर मार्केट अच्छी रहेगी तो प्रोबेबली वो पब्लिक से एज ए पब्लिक इशू आईपीओ एफपीओ करके भी कुछ पैसा रेज कर सकते हैं। गवर्नमेंट की अभी पॉलिसी भी आई है, शायद वो कुछ पीएसयू में एफडीआई भी अलाउ कर दें। तो अगर ये सब चीजें आएंगी तो पैसा आ जाएगा। क्वेश्चन है कि लोगों को ये लगना चाहिए कि हम जो हमारी बैंकिंग की व्यवस्था है वो सुदृढ़ है, वो कहीं जाने वाली नहीं है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे है। अगर ये मैसेज सारे लोगों को चला जाएगा तो पैसा इज नॉट द इशू। ठीक है गौरव जी, आखिरी एक आपसे कमेंट, आपको लगता है कि ज्ञान संगम 2 से क्या वो बड़ी बात निकल के आ सकती है बजट के बाद, आर्थिक सर्वेक्षण के बाद, अब ज्ञान संगम 2 से, जो कि बैंकिंग सेक्टर को एक बड़ा बूस्टर दे सकता है? देखिए, ये एक कंसेंसस सरकार बना सकती है कि इस डेट तक हमें बैंक्स की बैलेंस शीट क्लीन करनी है। एक तो ये इस पे कंसेंसस, क्योंकि रिजर्व बैंक ने 2017 की जो बात कही है कि 2017 तक आप जितने भी स्ट्रेस्ड एसेट्स है उसको क्लीन अप करो। एक छोटी सी बात, एक कमेंट संक्षेप में, कि अपन स्पेशलाइजेशन बैंक्स की बात करते हैं। स्पेशलाइजेशन बैंक्स और इनकम डाइवर्सिफिकेशन दोनों अपोजिट है। आप जैसे एक बार बासल कमिटी जो बासल नॉर्म्स देते हैं, उनके चेयरमैन ने कहा कि अब ऐसा युग आएगा कि पेप्सी की बोतल भी बैंक ब्रांच से मिलेगी। पर क्या हम स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस बना के वो सब काम कर सकते हैं? तो ये एक बड़ा विरोधाभास है। पर नेवर ऑल सेड एंड डन, इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत सुदृढ़ है, बहुत कंजर्वेटिव है, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में प्रोफेशनलिज्म की, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। सिर्फ उसको डेटा एनालिटिक्स के साथ जोड़ना है और इंडिया की ग्रोथ का पार्टिसिपेशन इन नेशन बिल्डिंग बैंकों को बनना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारे मेहमानों का मोटे तौर पर यह मानना है कि भले ही तमाम चुनौतियां हों, भले ही तमाम प्रकार के विरोधाभास हमको सिस्टम में नजर आ रहे हो, लेकिन हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके पास में इतना मादा है कि वो अपनी चुनौतियों से निपट के आने वाले समय में देश के निर्माण में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं, जैसा कि वो पहले देते आए। तो फिलहाल इस विशेष चर्चा में आज बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पे खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।